देखिए आपका कल आईपीसी में सेक्शन 75 चल रहा था और सेक्शन 75 में आपका अभी कोरिलेशन केवल चल रहा था। देखिए आपका जब भी आईपीसी का सेक्शन 75 आप पढ़िए, कोरिलेशन यहाँ अच्छा करिए ताकि एक क्वेश्चन आपका प्री में कम से कम बन जाए। इसमें जो आईपीसी में आपका जो कोरिलेशन करना है मुख्य रूप से आईपीसी की धारा 75 पढ़ते समय वह करना है आपका सेक्शन 303 यानी कि धारा 303 और 307 का सेकंड पैराग्राफ। और भी धाराएं हैं लेकिन धारा थोड़ा बहुत मैं सीमित रखा हूँ। आईपीसी का सेक्शन 75 पढ़िए, 303 पढ़िए, 307 का क्लास सेकंड पढ़िए। इसी को आप जब साक्ष्य अधिनियम में देखेंगे यानी कि साक्ष्य अधिनियम में भी आपका कोरिलेट करना पड़ेगा। सेक्शन 14 का एक्सप्रेशन नंबर 2 पढ़ना है, सेक्शन 40 से 44 पढ़ना है, फिर सेक्शन 54 का एक्सप्रेशन नंबर 2 पढ़ना है और एविडेंस में फिर आपका 153 का अपवाद या एक्सेप्शन अपवाद नंबर 1 पढ़ना है। ये आपका कोरिलेशन होगा साक्ष्य अधिनियम। इसके बाद आपका जो कोरिलेशन करना है वह सीआरपीसी में भी करना है और सीआरपीसी का जो सेक्शन पढ़िएगा 211 का क्लास 7 पढ़िएगा, 236 फिर पढ़िएगा, इसके बाद 298 पढ़िएगा, इसके बाद सेक्शन 300 का क्लास 1 पढ़िएगा और फिर आपका 356 सीआरपीसी का पढ़ना है। जो हमें संविधान में कोरिलेट करना है यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो कोरिलेशन आपका कॉन्स्टिट्यूशन में करना है, संविधान में करना है, वह आर्टिकल 20 का क्लास 2 करना है यानी कि अनुच्छेद 20 का क्लास 2 को करना है। आइए एक 4 एंगल से इस क्वेश्चन को पढ़िए और ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आपका प्री में मैं बता दूं एक क्वेश्चन निश्चित रूप से बनता है। प्रयास ये करना है आपको, जो लोग भाई आपका चूँकि दूर दूर से लोग आपका ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और सब कुछ एक सलाह दी जाती है कि जो भी पढ़ाया जाए कम से कम उतना आप अच्छे से पढ़िए। देखिए इन सभी धाराओं में प्रीवियस कन्विक्शन या प्रायर कन्विक्ट का सिद्धांत समाहित। प्रायर कन्विक्ट का मतलब हुआ कि एक बार किसी अपराध के लिए पहले भी वह व्यक्ति दोष सिद्ध या कन्विक्ट हो चुका है, अर्थात उसे एक बार पहले भी किसी अपराध के लिए सजा दी जा चुकी है। वही प्रावधान आपका अगर एक बार किसी अपराध के लिए व्यक्ति दंडित हो चुका है और दूसरी बार वही अपराध या अन्य अपराध करता है तो कुछ दशाओं में कानून ये मानता है कि अब उसे दोबारा जब दंड दिया जाए तो वर्धित दंड दिया जाए, वर्धित माने बढ़ा हुआ दंड दिया जाए या दंड का नेचर बदल दिया जाए यानी कि सादा कारावास की जगह अब उसे कठोर कारावास का दंड दिया जाना चाहिए। तो पहले आपका 75 ये झारखंड एपीओ में पिछली बार क्वेश्चन बना है। देखिए कौन कौन क्वेश्चन कहाँ बने हैं ये भी मैं आपको लगातार बता रहा हूँ।
तो पिछली बार झारखंड एपीओ में आपका आईपीसी की धारा 75 से क्वेश्चन बना और ये बना था कि पूर्व दोष सिद्धि या प्रीवियस कन्विक्शन या प्रायर कन्विक्ट का सिद्धांत आईपीसी की धारा में है, तो आपका जवाब होगा 75 में। तो आखिर 75 करती क्या है? पहले सर्वप्रथम आपका धारा 75 ही पढ़ा है। धारा 75 ये बताती है कि पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन किया गया अपराध। इसका मतलब ये हुआ कि आईपीसी का जो सेक्शन 75 है ये सभी मामलों में अप्लाई नहीं करेगा, इसका दायरा सीमित है। ये जो अप्लाई करेगा वह आईपीसी के अध्याय 12 के लिए अप्लाई करेगा और 17 के लिए, यानी कि चैप्टर 12 और 17 के लिए अप्लाई करेगा, सभी के लिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ये आपका कह सकते हैं कि जो ये आपका प्रावधान किया गया है धारा 75 में भी केवल और केवल आईपीसी का अध्याय 12 और 17 के लिए काम करेगा। तो अध्याय 12 में उपकरण के बारे में है, यानी कि आपका नकली के बारे में है, सिक्का इत्यादि या रुपया, और आपका अध्याय 17 में संपत्ति के विरुद्ध अपराध के बारे में प्रावधान किया गया है। तो 75 कहती क्या? देखिए, यदि कोई व्यक्ति अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन पहले 3 वर्ष या उससे अधिक के लिए किसी कारावास से दंडनीय किया गया है और उसके पश्चात दोनों अध्यायों में से किसी अध्याय के अधीन उतनी ही अवधि के लिए वैसे ही कारावास से दंडनीय किसी अपराध का दोषी हो, तो ऐसी दशा में वह हर ऐसे पश्चातवर्ती अपराध के लिए आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भाग के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की होगी दंडनीय होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति एक बार अध्याय 12 के तहत अपराधों के लिए या अध्याय 17 के तहत अपराधों के लिए दंडनीय हुआ और वैसा ही अपराध और वैसे ही दंड से दंडनीय अपराध दोबारा करता हो और पहले अपराध में जो सजा पाया हो वह 3 वर्ष या उसके अधिक सजा पाया हो, तो ऐसी दशा में दूसरी बार अपराध करने पर दंड की मात्रा आपका इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, और अधिकतम कितना हो सकेगी अब दंड की मात्रा? आजीवन कारा। एक सटीक उदाहरण आपको बताया जाए। मान लीजिए एक व्यक्ति ने घर में चोरी किया, यानी कि निवास गृह में चोरी किया और आईपीसी की धारा 380 के तहत, यानी कि 380 के तहत 5 साल का सजा पाया। फिर जब सजा भुगत के आया तो फिर घर में चोरी किया, वही अपराध। तो जब दूसरी बार उसे घर में चोरी के लिए दंडित किया जाएगा तो दंड की मात्रा अब बढ़ जाएगी। ये केवल दिखा देने से इस अपराध के लिए यह 3 वर्ष से अधिक के लिए सजा एक बार पा चुका है, तो अब आपका दंड की मात्रा अधिकतम कितनी हो सकेगी? लाइफ इम्प्रिजमेंट तक, आजीवन कारावास। अभी हमने शुरुआती दौर में भी बताया कि पूर्व दोष
सिद्धि दंड की मात्रा को इंक्रीज कर देती हैं, बढ़ा देती है। अब अगला सेक्शन देखा जाए आपका 303, आईपीसी से पहले कोरिलेट हो जाए। आईपीसी की धारा 303 आपका वर्तमान समय में अवैध धारा है इन लीगल सेक्शन। भारत के उच्चतम न्यायालय ने मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य के वाद में 1983 ईस्वी में अनुच्छेद 14 और 21 के वायलेशन के आधार पर इस धारा को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या अवैध घोषित कर दिया। इस धारा में क्या प्रावधान था? तो इस धारा में भी पूर्व दोष सिद्धि के कारण दंड की मात्रा बढ़ाने का प्रावधान था। देखिए एक लाइन, यदि कोई व्यक्ति आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा और उसी दौरान मर्डर या हत्या करता हो तो उसे अब केवल और केवल मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। ये 303 में प्रावधान था, जिसे हमारे उच्चतम न्यायालय ने अवैध या असंवैधानिक घोषित कर दिया है। अब आइए अगला सेक्शन देखा जाए 307 यानी कि 307 का पैराग्राफ सेकंड। अभी ये क्वेश्चन उत्तराखंड जे में भी आया था इस बार, और फिर एक बार देखिए इसको अच्छे से। यदि कोई व्यक्ति लाइफ इम्प्रिजमेंट या आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा हो और उसी दौरान यदि वह हत्या का प्रयास करता है, अटेम्प्ट टू मर्डर करता है, यानी कि उसी दौरान यदि वह हत्या का प्रयास करता है तो ऐसी दशा में उसे अधिकतम मृत्यु दंड दिया जा सकेगा। सकेगा शब्द अति महत्वपूर्ण है। अगर यही दिया जाएगा रहता तो 303 की तरह ये भी अवैध हो जाती धारा। सकेगा मतलब कि न्यायालय का विवेकाधिकार है, चाहे मृत्यु दंड दे या आजीवन कारावास दे, ये न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन पूर्व दोष सिद्धि के कारण यहाँ भी दंड की मात्रा क्या हो रही है? बढ़ रही। इसके बाद आपका और भी आईपीसी की धाराएं हैं। आपका भाई बहुत एरिया व्यापक नहीं किया जा सकता, इसलिए अब आइए साक्ष्य अधिनियम में पूर्व दोष सिद्धि या यानी कि प्रायर प्रीवियस कन्विक्शन या प्रायर कन्विक्ट का सिद्धांत या पूर्व दोष सिद्धि का सिद्धांत आपका कहाँ समाहित है? यहाँ से प्री में एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे आता है। आज भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 4 एंगल से पढ़िएगा। सबसे पहले हम बता रहे हैं सेक्शन 14 का एक्सप्लेनेशन या स्पष्टीकरण 2 एविडेंस की धारा 14 का स्पष्टीकरण 2 ये बता देता है कि पूर्व दोष सिद्धि मन की बुरी दशा के रूप में, यानी कि मन की बुरी दशा के रूप में रेलेवेंट होगी, साक्ष्य में सुसंगत होगी। यानी कि धारा 14 के यानी कि सेक्शन 14 के एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में पूर्व दोष सिद्धि मन की बुरी दशा के रूप में सुसंगत बनाई गई। दूसरा जो हम बता रहे हैं धारा 40 से लेकर 44 सेक्शन 40 से लेकर 44 तक में जो पूर्व दोष सिद्धियां होती हैं या न्यायालय के जो पूर्ववर्ती निर्णय होते हैं वह रिलेवेंट बनाए गए हैं। अतः इसमें भी पूर्व दोष सिद्धि आ जाएगी और पूर्व
पश्चातवर्ती निर्णय पश्चातवर्ती मामलों के लिए कब रिलेवेंट होंगे, कब सुसंगत होंगे, ये धारा 40 से लेकर टोटल 44 कवर करेगी आपका एविडेंस में पूर्व दोष सिद्धि। इसके बाद आपका धारा 54 का एक्सप्रेशन नंबर आपका कह सकते हैं कि 2 में भी पूर्व दोष सिद्धि सुसंगत बनाई गई है। और ये जो पूर्व दोष सिद्धि धारा 54 का एक्सप्रेशन नंबर 2 में रिलेवेंट बनाई गई है, ये वर्ड करेक्टर के रूप में बनाई गई है, यानी कि पूरा सील के रूप में, यानी कि पूर्व दोष सिद्धि धारा 54 के एक्सप्रेशन नंबर 2 में अभियुक्त के वर्ड करेक्टर के रूप में पेश की जा सकती है साक्ष्य में। और ये धारा 54 का एक्सप्रेशन नंबर 2 में पूर्व दोष सिद्धि को धारा 153 का एक्सेप्शन नंबर 1 यानी कि सेक्शन 153 का अपवाद नंबर 1 में रिलेवेंट बनाया गया है। यहाँ देखिए किस रूप में रिलेवेंट है, तो यहाँ जो रिलेवेंट बनाया गया है उत्तर का खंडन करने के लिए, उत्तर का खंडन करने के लिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी गवाह से कोई प्रश्न पूछा गया, वह गवाह उसका उत्तर दे दिया, तो उसके उत्तर का खंडन करने के लिए, वो उसका उत्तर गलत है इस बात को साबित करने के लिए उसके पूर्व दोष सिद्धि का साक्ष्य दिया जा सकता है। या जो एक बार पहले यह व्यक्ति किसी अपराध में सजा पा चुका। इस प्रकार साक्ष्य अधिनियम में कहाँ कहाँ रिलेवेंट है पूर्व दोष सिद्धि, ये आपको बताया है। साक्ष्य अधिनियम के बाद आपका सीआरपीसी में भी एक क्वेश्चन बनता है। और सीआरपीसी में जो सेक्शन लिखे गए हैं, एक एक सेक्शनों को एक एक लाइन देखना है आपका। सबसे पहले हम उठाते हैं 211 का क्लास 7 सीआरपीसी की धारा 211 के क्लास 7 में आरोप में पूर्व दोष सिद्धि का उल्लेख किए जाने का प्रावधान किया गया है। यानी कि जब चार्ज फ्रेम करता है न्यायालय, तो चाहे तो चार्ज फ्रेम करते समय ही आपका प्रीवियस कन्विक्शन का आपका चार्ज लगा सकता है, उसमें लिख सकता है। और अगर ऐसी बात छूट गई है तो दंडादेश देने के पहले कभी भी इस बात को चार्ज में ऐड किया जा सकता है। सतर्क रहना, निर्णय से पहले नहीं, निर्णय के बाद जब दंडादेश दिया जाता है तो दंडादेश देने के पहले कभी भी ये बात क्या की जा सकती है, ऐड। सतर्क रहना है। अगला देखिए 236 सीआरपीसी की धारा 236 में ये बताया गया है कि जब कोर्ट ऑफ सेशन में यानी कि सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण हो, तब पूर्व दोष सिद्धि आरोप में लिखी जा सकती है। अन्य भी धाराएं हैं विचारणों में, लेकिन उसको नहीं बताया जा रहा। यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष विचारण में पूर्व दोष सिद्धि 236 में है। इसके बाद 298 ज़्यादा पूछी जाती है, इसको हर हाल में तैयार रखना है। पूर्व दोष सिद्धि यानी कि प्रायर कन्विक्ट और पूर्व दोष मुक्ति यानी कि प्रायर एक्विट कहा जाता है, ये झारखंड में पूछा गया। पूर्व दोष सिद्धि या पूर्व दोष मुक्ति को कैसे प्रूव किया जाएगा, कैसे न्यायालय में साबित किया जाएगा,
क्या प्रूव करने का तरीका होगा, ये सीआरपीसी की धारा 298 में इसका अलग से तरीका बताया गया। तो पूर्व दो सिद्धि यहाँ भी क्या हो गई, सुसंगत, लेकिन इस रूप में कि कैसे इसे प्रूव किया जाएगा ढंग बताया गया। इसके बाद आपका आता है धारा 300 का क्लाज 1। धारा 300 के क्लाज 1 से खूब क्वेश्चन बनता है आपका अभी झारखंड में बना था एपीओ में कि प्रायर कन्विक्ट और प्रायर एक्विट यानी कि पूर्व दोष सिद्धि और पूर्व दोष मुक्ति का सिद्धांत सीआरपीसी की धारा में तो 300 के क्लाज 1 में क्लाज 1 यहाँ याद रखिएगा 300 का क्लाज 1। और अगर पूर्व दोष सिद्ध हुआ है व्यक्ति और आपका पूर्व दोष सिद्धि के मामले में दोबारा सजा दी जाती है, सजा भुगत के घर जाता है, तो ऐसी दशा में 356 सीआरपीसी बताती है कि कुछ मामलों में वह अगले 5 साल तक अपने निवास स्थान की सूचना देगा, यानी कि वह कहाँ रह रहा है इसकी जानकारी उसे देनी होगी। तो कितने साल तक जानकारी देनी होगी, वह टाइम पूछा जाता है 5 वर्ष। कितने वर्ष तक, 5 वर्ष। 5 ये रट कर जाना है। अगला देखिए पूर्व दोष सिद्धि में सीआरपीसी भी निकल गई। अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन देखना है कि आखिर प्रायर कन्विक्ट के मामले में संविधान का कौन सा आर्टिकल लागू होगा। तो संविधान का अनुच्छेद 20 का क्लास 2 लागू होगा, जिसमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, दोहरे दंड से संरक्षण या दोहरे खतरे से संरक्षण, दोहरे संकट से संरक्षण या दोबारा तंग करने से प्रोटेक्शन दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति पर किसी अपराध के लिए एक बार मुकदमा चला, वह उस मुकदमे में सजा पाया, तो ऐसी दशा में उसी अपराध के लिए उस पर दोबारा मुकदमा चलाकर दूसरी बार उसे सजा नहीं दी जा सकती। ये अनुच्छेद 20 के क्लाज 2 में समाहित है प्रायर कन्विक्ट। यहाँ भी क्वेश्चन बनता है कि पूर्व दोष सिद्धि का सिद्धांत है कि पूर्व दोष मुक्ति का अनुच्छेद 2 में कि दोनों का, तो सतर्क होइएगा, दोनों का सिद्धांत नहीं है, केवल और केवल किसका सिद्धांत है, प्रायर कन्विक्ट का, पूर्व दोष सिद्धि का। दोष मुक्ति न मार कर आई, केवल कौन सा सिद्धांत है, पूर्व दोष सिद्धि। इस प्रकार आपका प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में काफी डिटेल में चर्चा की गई। और एक क्वेश्चन आपका मैं बता दूं, निश्चित रूप से आपका बनता है। अब आइए आईपीसी का अध्याय 4 चला जाए। अध्याय 4 में आपका अध्याय 4। अब आईपीसी का अध्याय 4 हमें शुरू करना है। अब यहाँ से मेंस के लिए भी क्वेश्चन आपके शुरू हो जाएंगे, प्री के लिए भी बहुत क्वेश्चन शुरू होंगे, यही थोड़ा समय भी लगता है। अध्याय 4 है क्या, आपका साधारण अपवाद, जनरल एक्सेप्शन। साधारण अपवाद, साधारण अपवाद आप जब भी पढ़िए तो आपका प्राचीन काल का नियम पढ़ना है। प्राचीन काल का नियम पढ़ना है। फिर हम एक सुक्ति बताएंगे, वह सुक्ति पढ़ना है। फिर आपका जो सेक्शन कवर करना है, आईपीसी का सेक्शन जो कवर करना है, वह सेक्शन देखिए
सेक्शन 6 कवर करना है, सेक्शन 40 कवर करना है, 41 कवर करना है, 42 कवर करना है और 76 से लेकर 106 तक। आपका एरिया पहले कवर करा दिया है। आईपीसी की इतनी धाराएं, जब आप इसी को एविडेंस में भी पढ़ना पड़ेगा और एविडेंस में जब आप पढ़ेंगे तो सेक्शन 105 को पढ़ना पड़ेगा, यानी कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 105, यानी कि आईपीसी की धारा आपका 2-3 एंगल से हमें देखना है। आपका कोरिलेशन भी अच्छा होना चाहिए। आइए शुरुआत किया जाए भाई एक क्वेश्चन से जो पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बना है आपका कि जनरल एक्सेप्शन किस चैप्टर में आईपीसी के दिए गए। तो जो सामान्य या साधारण अपवाद या जनरल एक्सेप्शन दिए गए वह आपका याद होना चाहिए आईपीसी का सेक्शन, आईपीसी का चैप्टर 4 में दिए गए, यानी कि अध्याय 4। दूसरा क्वेश्चन आपका कि सामान्य अपवाद किस धारा से किस धारा तक में दिए गए हैं, तो ये भी होना चाहिए अच्छे से तैयार। 76 से लेकर 106 तक, यानी कि धारा 76 से लेकर 106। तीसरा आपका क्वेश्चन बनता है कि सामान्य अपवाद में कितना दंड है, तो फिर आपको बता दिया जाए ये दंड वाली धाराएं नहीं है, यानी कि ये जो सेक्शन है ये पनिशमेंट वाले सेक्शन नहीं है बल्कि डिफेंस वाले सेक्शन है, बचाव वाली धाराएं हैं। अतः आपका ये एपीओ में आ चुका है। इसमें कितना दंड है, तो सामान्य अपवादों में कोई दंड का प्रावधान नहीं। तो आखिर अपवाद कितने प्रकार के होते हैं, अब यहाँ से आपका शुरुआत हम करेंगे अपवादों के प्रकार का, लेकिन आपका थोड़ा प्राचीन काल से हम उठाते हैं, तब एक छोटी छोटी बातें और 2-3 केस और 1-2 विद्वानों का कोटेशन बताएंगे। लेकिन कम से कम इतना याद रखें कि ये अपराध नहीं है बल्कि ये डिफेंस है, और डिफेंस का मतलब कि ये बचाव है। अगर अभियुक्त अपना मामला इसमें सेट कर दे तो वह किसी दंड का भागी नहीं हो। अब हम उठाते हैं इसके इतिहास से और तब इन धाराओं को तोड़ेंगे। तमाम बातें हैं छोटी छोटी जो आज निपटाई जाएंगी, लेकिन क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएगा। देखिए क्या करके भाई, शुरुआती दौर में या प्राचीन काल में आपका ये माना जाता था कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उस व्यक्ति का इरादा उस अपराध को करने का होगा। भले उसका इरादा या इंटेंशन नहीं रहता था, फिर भी व्यक्ति को कार्य के लिए दंडित किया जाता। प्राचीन काल में चाहे वह कार्य जानवर ने किया हो तो जानवर को दंडित किया जाता था, यदि वह कार्य निर्जीव वस्तुओं ने किया हो तो निर्जीव वस्तुओं को दंडित किया जाता था, और यदि वह कार्य मानव ने किया हो, चाहे कोई भी मानव हो, आपका चित्त विकृत हो, बालक हो, मत व्यक्ति हो, भूल के अधीन किया हो, दुर्घटना के अधीन किया हो, सबको दंड का भागी बनाया जाता था और प्राचीन काल में दंडित किया जाता। धीरे धीरे समाज का विकास हुआ और इंग्लैंड के कॉमन लॉ में
एक मैक्सिम काम करना शुरू की और वह मैक्सिम है एक्टस नाम फैसिड्रियम नाइसी मेंसिड्रिया, यानी कि मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका इंटेंशन या उसका इरादा कार्य करने का न हो। यानी कि अपराध के लिए अब दो चीज़ों की बात की गई, एक एक्टस रिया, एक्टस रिया का मतलब आपराधिक कार्य, और एक मेंस रिया यानी कि आपराधिक आशय। तो भाई बता दिया आपको, जहाँ भी रिया लगा रहता है बहुत खतरनाक होता है, और आप देख सकते हैं रिया रिया रिया, तो मेंस रिया भी खतरनाक है। तो आपका बॉम्बे के हालात देख लीजिए, सुशांत सिंह के मृत्यु में आपका रिया भी थे, काफ़ी बवाल मचा। तो जहाँ रिया रहता है ये बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। तो एक्टस रिया और मेंस रिया अगर दो तत्व हैं तो हम कहेंगे कि व्यक्ति ने अपराध किया। अब चूंकि आपका व्यक्ति ने एक्टस रिया तो होता था, लेकिन दुर्भावना या दुराशय या मेंस रिया नहीं होती थी, अतः व्यक्ति को धीरे धीरे दंड से मुक्त किया जाने लगा, बचाव दिया जाने लगा। और किन किन मामलों में, ऐसे किन किन मामलों में बचाव मिलेगा, इसका स्पष्ट उल्लेख हमारी आईपीसी में 76 से लेकर आपका 106 में किया गया। तो 76 से लेकर 106 तक ये आपका पहले देखा जाए, हेडिंग से देखा जाए, ये जनरल एक्सेप्शन है। तो आखिर क्या और भी अपवाद होते हैं? तो अपवाद दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण अपवाद और दूसरा विशिष्ट अपवाद। विशिष्ट अपवाद का उदाहरण एक हम बताएंगे, आईपीसी की धारा 499। ध्यान से देखिए, इसमें भी क्वेश्चन बनता है। अपवाद दो प्रकार के होते हैं, ये अच्छे से तैयार रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। एक जनरल एक्सेप्शन यानी कि सामान्य या साधारण अपवाद। साधारण अपवादों का बचाव आपका प्रत्येक अपराध में लिया जा सकता है। साधारण का मतलब ये हुआ जनरल, यानी कि अगर कोई एक्सेप्शन, कोई बचाव जनरल बचाव है तो उसका बचाव उसकी प्रतिरक्षा या उसके लिए हम डिफेंस कर सकते हैं, अपना बचाव ले सकते हैं। किन अपराधों में? सभी अपराध, यानी कि साधारण अपवाद का बचाव सभी अपराधों में मान्य है। अभी हम उसको भी कवर करेंगे। लेकिन जो स्पेसिफिक एक्सेप्शन होते हैं, जो विशिष्ट बचाव होते हैं, उनको सभी अपराधों के बचाव के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं। उन्हें केवल उन अपराधों में आप बचाव के रूप में पेश कर सकते हैं जिन अपराधों के वह एक्सेप्शन। ऐसे एक्सेप्शन को स्पेसिफिक एक्सेप्शन या विशिष्ट आपका अपवाद कहा जाता है। जैसे कि आईपीसी की धारा 499 में डिफेमेशन या मानहानि को परिभाषित किया गया, लेकिन अभियुक्त अपना बचाव ले सकता है मानहानि के मामलों में। और आईपीसी की धारा 499 में 10 एक्सेप्शन यानी कि कुल 10 अपवाद दिए गए हैं। तो ये जो 10 अपवादों का अभियुक्त बचाव ले, ये सभी अपराधों में नहीं ले सकता। ये केवल और केवल डिफेमेशन
या मानहानि में ही ले सकता है। अतः ये जो 10 अपवाद हैं ये साधारण अपवाद न कहकर विशिष्ट अपवाद कहे जाएंगे। कैसे अपवाद कहे जाएंगे? विशिष्ट। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि मानहानि के मामलों में किसका बचाव लिया जा सकता है? तो जो 76 से 106 धाराएं हैं उनका बचाव तो सभी अपराधों तो मानहानि में भी लिया जाए, लेकिन मानहानि में अलग से भी बचाव ले सकता है और जो 10 एक्सेप्शन है। अतः मानहानि के मामलों में 76 से 106 का भी बचाव मान्य है और 499 की धारा 499 में जो 10 अपवाद दिए गए हैं उन्हें भी बचाव के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। याद रखें उन्हें भी। अब जो ये जनरल एक्सेप्शन पर फिर बैठ हुई है आपका सामान्य अपवाद पर, जो ये सामान्य अपवाद है जो हमारी आईपीसी की योजना है आपका जनरल एक्सेप्शन को 2 वर्गों में बांटती है, 2 भागों में बांटती है। पहला भाग आपका सामान्य बचाव से है, सामान्य बचाव से है जो कि 76 से लेकर 95 तक में है। और दूसरा जो हमारा योजना है आईपीसी की वह आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा से है, प्राइवेट प्रतिरक्षा। और ये जो प्राइवेट प्रतिरक्षा की धाराएं हैं 96 से लेकर 106 तक। यहाँ से भी इंटरव्यू और प्री में अच्छा क्वेश्चन आपका बना है। यहाँ से जो क्वेश्चन बना है वह भी अच्छा क्वेश्चन बना है इंटरव्यू में भी और प्री में। एक बार देखिए, जनरल एक्सेप्शन को 2 क्लास में बांटा गया है। जो पहला क्लास है वह सामान्य बचाव है और दूसरा क्लास है वह प्राइवेट डिफेंस है। सामान्य बचाव सेक्शन 76 से लेकर 95 तक में दिया गया है, जबकि प्राइवेट डिफेंस 96 से लेकर 106 तक में दिया गया। अब इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बनता है और प्री में भी अब बन रहा है कि आखिर इनको 2 वर्गों में बांटने का क्या इरादा, क्या उद्देश्य है। वह सतर्क होकर इसको जानना है। जो ये सामान्य बचाव है 76 से लेकर 95 तक शुद्ध रूप से यह इस मैक्सिम पर आधारित है कि एक्टस नॉन फैसिट रियम नाइसी मेंस सिट रियम, यानी कि मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका इंटेंशन या उसका आशय उस अपराध को करने का न हो। इसका मतलब ये हुआ कि धारा 76 से लेकर 95 तक में व्यक्ति को इसलिए बचाव दिया जाता है कि वह आपराधिक कार्य तो करता है लेकिन मेंसरिया यानी कि आपराधिक आशय या मन स्थिति या दुराशय तो नहीं होता, यानी कि एक्टस रिया होता है लेकिन मेंस रिया नहीं होती। अतः ऐसी दशा में ऐसे व्यक्ति को बचाव दिया जाता है भले वह आपराधिक कार्य करता है। यानी कि कुल मिलाकर आपका 76 से लेकर 95 तक में बचाव का आधार पूछा जाए तो आपराधिक मनक स्थिति का न होना या अभाव होना या दुराशय की अनुपस्थिति या मेंसरिया का अभाव कहेंगे, आशय की अनुपस्थिति यानी कि इंटेंशन का न हो।
दूसरा देखिए आपका, दूसरा जो आपका 96 से लेकर 106 तक देखा है। धारा 96 से लेकर 106 तक में जो बचाव का आधार है वह अलग। इसमें आपका ये कार्य का जस्टिफाई होना दिखाया जाता है, अर्थात धारा 96 से लेकर 106 तक जो बचाव का आधार है उसमें ये दिखाया जाता है कि हमारा कार्य उचित था, न्यायानुमोद्य था, न्यायानुमत था, युक्त था, रिजनेबल था, अर्थात जस्टिफाई। अर्थात अगर कोई भी व्यक्ति मेरी कंडीशन में रहता तो वही करता जो मैंने किया, अतः मेरा कार्य उचित ठहराया जाए और मुझे बचाव दिया। अब जो कई राज्य पूछ जो रहे हैं वह आपका मिक्सअप करके पूछ रहे हैं, मिक्सअप ये कर रहे हैं, आपका मिक्सअप करके पूछ रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि दोनों में बचाव का आधार क्या है। तो भाई अगर 76 से 95 पूछे तो आशय की अनुपस्थिति, 96 से 106 पूछे तो कार्य का जस्टिफाई होना, और दोनों मिक्स करके पूछ दे कि साधारण अपवाद में बचाव का आधार क्या है, तो कुछ में आशय का न होना और कुछ में कार्य का न्यायोचित होना। दोनों मार्क कराइएगा। ये नया बिल्कुल मॉडल बन रहा है, कम ही लोग इसको कर पाए। आगे बढ़ा जाए, हमने योजना बनाई। हाँ, जो सामान्य बचाव में धाराएं हैं आपका कर सकते, आगे बढ़ा जाए इसका। ये जो एक्सेप्शन है या अपवाद है, इनको न्यायालय ने प्रूव किसके द्वारा किया जाए। अभी पिछली बार बिहार जे में ये क्वेश्चन बना और इसके लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा, यानी कि जो ये साधारण अपवाद दिए गए हैं ये किसके द्वारा प्रूव किया जाएगा, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 इन बातों को साबित करने का भार अभियुक्त पर डालती है। यानी कि जो एक्यूज्ड है उसी को न्यायालय में यह बात साबित करनी पड़ेगी कि उसका मामला सेक्शन 76 से लेकर 106 तक में कहीं न कहीं सेट हो रहा है। यानी कि किसको साबित करना पड़ेगा, अभियोजन को या अभियुक्त को कि दोनों को। तो आपका क्या जवाब रहेगा, एक्यूज्ड को यानी कि अभियुक्त को साक्ष्य अधिनियम की धारा में प्रावधान किया गया है, तो 105। अब आइए बैक हो जाए आईपीसी में कोरिलेशन। जब आप 76 से 106 पढ़िए तो आईपीसी का जो कोरिलेशन आपको देखना है वह आपका धारा 6 देखना है, धारा 40 भी, 41 भी और 42। धारा 6 ये बताती है, हाँ धारा 6 की विशेषता बता दिया है, 2-3 विशेषता भी पूछी जाती है। अध्याय 4 की कौन सी धारा है या अध्याय 4 की कुंजी कौन सी धारा है, अर्थात अध्याय 4 की कुंजी किस धारा को कहा जाता है। अगर ये पूछे तो धारा 6 को कहा जाता है। धारा 6 को अध्याय 4 की कहा जाता है। दूसरा जो मॉडल बनता है कि आईपीसी में अपराध को नियंत्रित करने वाला चैप्टर कौन है, जो पूरे ऑफेंस पर कंट्रोल करता है, तो वह चैप्टर 4 है। धारा 76 से लेकर 106 तक की धाराएं
आईपीसी में जितने ऑफेंस दिए गए हैं उनको क्या कर रहा है, नियंत्रित करता है। बाकी धारा 6 में है क्या, अब इसको देख लिया जाए। धारा 6 ये बताती है कि जो ये अध्याय 4 में साधारण अपवाद दिए गए, ये अपराध की हर एक परिभाषा में शामिल है, हर एक दृष्टांत में शामिल है, हर एक अपवाद में शामिल है, हर एक दंड में शामिल है, हर एक आपका परंतु में शामिल माने जाएंगे। भले किसी धारा में इन्हें दोहराया न गया, यानी कि अगर धारा 6 नहीं रहती तो बार बार प्रत्येक धारा के नीचे 76 से लेकर 106 लिखा जाता। अतः धारा 6 ये बता देती है कि लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक अपराध में ये माना जाएगा कि 76 से 106 क्या है, समान है। यानी कि जब भी कोई अपराध पड़े आप 76 से 106 को हमेशा क्या रखिए, ध्यान। अब अपराध में शामिल माना जाएगा, बचाव लिया जाएगा, तो अपराध को कहाँ स्पष्ट किया गया है, तो अपराध को आईपीसी की धारा 40 में स्पष्ट किया गया है। अपराध का मतलब क्या हुआ, तो जो आईपीसी के तहत अपराध हो, जो विशेष विधि के तहत अपराध हो और जो स्थानीय विधि के तहत अपराध हो। तो विशेष विधि की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो स्पेशल लॉ कहाँ दिया गया है 48, और लोकल लॉ कहाँ दिया गया है, स्थानीय विधि की परिभाषा 42। यानी कि 76 से लेकर 106 तक का बचाव इसमें लिया जा सकता है। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको बता दिया जाए, लास्ट में मारना है आईपीसी के तहत अपराधों में, स्पेशल लॉ के तहत भी अपराधों में बचाव लिया जाए और लोकल लॉ के तहत अपराधों में भी ये बचाव के रूप में मान्य होगा। इसका समर्थन किया उड़ीसा हाई कोर्ट ने किंग बनाम तुष्टि पद मंडल, किंग वर्सेज तुष्टि पद मंडल। लास्ट में कैसे बता दिए, किंग वर्सेज तुष्टि पद मंडल, ये केस है किंग बनाम तुष्टि पद मंडल के बाद में आपका उड़ीसा उच्च न्यायालय ने ये बता दिया कि साधारण अपवाद का बचाव आईपीसी के तहत अपराधों में, विशेष विधि के तहत अपराधों में तथा स्थानीय विधि के तहत अपराधों में लिया जा सकता है। तीनों में मान्य है। ये एचजेएस में भी क्वेश्चन बना है और कंपटीशन में आगे भी बन सकता है। इस प्रकार लास्ट में आपको सूचित किया जाए कि भाई आपका जो मंडे से क्लास चलेगा वह 9 AM पर चलेगा, यानी कि सुबह 9 बजे से चलेगा।